नमस्कार। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 484 सेक्शंस हैं और टोटल 37 चैप्टर्स हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में लोग डर जाते हैं कि एक अपराध हो गया तो विचारण यानी ट्रायल कभी ख़त्म ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको चैप्टर 21 में लेके जाना चाहता हूँ। चैप्टर 21 आपकी स्क्रीन पर दिखाता है कि कई ट्रायल को, जैसे चालान होते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के, उनको तेज़ी से ख़त्म करा जाता है समरी ट्रायल के रूप में। लेकिन 21A में प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या इसी तरीके से तेज़ी से आपके केसेस को ख़त्म करने का कोई नया प्रक्रिया है? आज इसके बारे में हम जानेंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में आपने कल न्यूज़पेपर में पढ़ा। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल एक क्रूज़ में शाहरुख खान के बेटे को अपने दोस्तों के साथ, जैसे मुनमुन और बहुत सारे और लोग, कम से कम 8 लोग रंगे हाथ कोकेन के साथ, एक्सटेसी के साथ और चरस के साथ पकड़े गए। सेक्शन 8 का C, सेक्शन 20 और 27 NDPS एक्ट उनके ऊपर लगा और फिलहाल 1 दिन के पुलिस रिमांड में उनको भेजा गया। आपके बच्चे भी उड़ता पंजाब और खिड़ता हिमाचल के, हम जानते हैं, बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज हुए हैं। बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट बढ़ रहा है यूथ का, और डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये चीज़ें बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हम इसको लाइटली में नहीं लें। हमने मेंटल हेल्थ एक्ट पे भी वीडियो बनाया, डिसेबिलिटी एक्ट पे भी बनाया, SC ST एक्ट पे भी बनाया, ADRs और मीडिएशन पे भी बनाया। तो आज क्रिमिनल लॉ में जो मामले कंपाउंडेबल होते हैं 320 में, यानी कि जिसमें समझौता हो सकता है, उसके बारे में भी हमने जाना। और अब NDPS एक्ट में सेक्शन 2764A में कभी संजय दत्त, कभी फरदीन खान और अब आर्यन खान बेनिफिट ले सकते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि जज साहब को ये बताना होता है कि मेरे से गुनाह हुआ, मैं अपना गुनाह मानता हूँ, पर मैं कोई भी व्यापार नहीं करता ड्रग्स का। मैं पहला ऑफेंडर हूँ। 100 ग्राम से नीचे के चरस या कोकेन खाते हुए अपने दोस्तों के पीयर प्रेशर में, गलत संगत में गुनाह कर बैठा, पर अब मैं सुधरना चाहता हूँ। जज साहब ऐसी एप्लीकेशन पर फरदीन खान या आर्यन खान को या ममता कुलकर्णी या संजय दत्त को, यानी कि किसी भी दोषी को, रिया चक्रवर्ती से लेकर सुशांत राजपूत तक, जिसमें आपके बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, उनको ड्रग एडिक्शन के जो डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, वहाँ पर भेज सकते हैं। वहाँ पर अगर डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट देते हैं कि सर इसने कॉपरेट किया, जज साहब ये अब सुधर गया है, नशा से मुक्त हो गया है, तो आपके ट्रायल को वहीं ख़त्म कर कर आपको घर भेज दिया जाता है। कोई भी स्टिग्मा या दाग आपके करियर पे नहीं लगता। और आपने देखा कि कितनी तेज़ी से आपके केस का NDPS जैसे खतरनाक कानून में भी निपटारा हो सकता है। भारत में बाकी जगह अपराध, जैसे आपने किसी का कॉलेज में दांत तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, इस तरह के अपराध जिसमें 7 साल से नीचे के दंड हैं। आपसे पहली बार ये गुनाह हुआ है, आप हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं हैं, आपने 14 साल से नीचे किसी कमज़ोर बच्चे के खिलाफ या औरत के खिलाफ, या देश में कोई जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो देश की इकोनॉमी के लिए ख़तरनाक हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो या इस तरह का कोई अपराध जिसमें देश की सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक डाइल्यूट होती हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप खुद जज साहब को चैप्टर 21 कैपिटल A 265B के अंदर एक एप्लीकेशन देंगे। जी हाँ, दोषी के अलावा ये एप्लीकेशन और कोई नहीं दे सकता। और उस एप्लीकेशन में एक हलफनामा, एक शपथनामा, एक एफिडेविट लगा होगा। जज साहब ये एश्योर करने के लिए कि आपके ऊपर कोई प्रेशर या कोई लालच या कोई और गलतफहमी तो नहीं है, आपको अपने चैम्बर में लेके जाएंगे और अपने चैम्बर में ले जाकर वो एश्योर करेंगे, आपको हिंदी में, पहाड़ी में, पंजाबी में, मद्रासी में, आपकी भाषा में समझाएंगे कि इसका रिपरकशन क्या हो सकता है। और अगर ये एश्योर कर लेंगे कि आपके ऊपर कोई डर दबाव नहीं है, तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और आपके डिफेंस काउंसिल के प्रेजेंस में IO को, यानी कि जिसने तहकीकात की है उस पुलिस ऑफिसर को, और विक्टिम जिसके खिलाफ आपने अपराध किया उसको बुला देंगे। और फिर एक MSD, यानी महेंद्र सिंह धोनी नहीं, एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन MSD ये बनवाएंगे और उसमें लिखेंगे
कि आईओ साहब को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये काम प्रोसिक्यूशन करेगा, जज साहब का रोल केवल सुपरवाइज का है और सारा प्रोएक्टिव रोल प्रोसिक्यूशन का है, लेकिन एप्लीकेशन केवल और केवल एक्यूज ही दे सकता है। यानी अभियोजन पक्ष और डिफेंस प्रेजेंस रह सकते हैं, विक्टिम का वकील भी हो सकता है, और फिर विक्टिम ये कहता है कि ठीक है, मुझे अगर इतना मुआवजा मिल जाए, मुझे कॉम्पेंसेशन मिल जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और एक्यूज़ कहता है मैं अपनी मर्जी से गुनाह कबूलता हूँ, मुझे पछतावा है, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं पैसा देने को भी तैयार हूँ। किसी के ऊपर भी कोई डर, लालच, दबाव अगर ना हो तो एमएसडी बन जाता है, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, यानी दोनों की सहमति से केस का निपटारा। जज साहब उसी के बेसिस पर एक जजमेंट दे देते हैं, लेकिन ये जजमेंट गवाही लेकर या लंबी चौड़ी कानूनी दलीलों के बाद नहीं होता। ये प्रक्रिया 1 महीने में भी ख़त्म हो सकती है। और इतने सारे सेफगार्ड हैं कि जो यूपी वर्सेस चंद्रिका में कभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्ली बार्गेनिंग अच्छी बात नहीं है, कि किसी के बोलने पर आप सज़ा दे दो, वो अब ऐसी बात नहीं रही। 142, 154, 177 लॉ कमीशन रिपोर्ट की सहमति के बाद पूरे सफिशिएंट सेफगार्ड के बावजूद आपके साथ अगर कुछ धक्का हो जाता है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो आप आर्टिकल 136 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या 226 में ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जजमेंट जो प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर में दिया गया है, सक्सेसफुल प्ली बार्गेनिंग के बाद उसकी अपील दलील नहीं होती और केस खत्म हो जाता है। विक्टिम भी खुश होकर जाता है, दोषी भी खुश होकर जाता है, आईओ भी खुश होकर जाता है। विन विन सिचुएशन है, बिल्कुल लोक अदालत या मीडिएशन या एडीआर या ईडीआर की तरह, जिसको हमने आज ही पिछले वीडियो में समझा। आज पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा प्रावधान है, लेकिन अवेयरनेस की कमी के कारण पिछले 5 सालों में ये देखा गया, जिस ऑब्जेक्ट के लिए चैप्टर 21A ऐड किया गया था उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। कम से कम 2 करोड़ केसेस में अगर 5 से केवल 30,000 तक ही केसेस में प्ली बार्गेनिंग आ रही है, तो इससे कई बातें पता चलती हैं कि भारत में न्याय बहुत ज़्यादा सस्ता है और एक्विटल रेट बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए कोई प्ली बार्गेनिंग अनलाइक अमेरिका करना नहीं चाहता। अमेरिका में ये एक नई प्रक्रिया नहीं है, अमेरिका में 19th सेंचुरी से प्ली बार्गेनिंग चला हुआ है। जजेस, प्रोसिक्यूटर्स अनलाइक इंडिया इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस होता है, बहुत ज़्यादा फॉरेंसिक को यूज़ किया जाता है, जिससे कि कन्विक्शन रेट बहुत हाई रहता है। तो चार्ज का बार्गेन या सेंटेंस का बार्गेन या फैक्ट का बार्गेन वहाँ बहुत ज़्यादा कर लिया जाता है। भारत में थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर अभी कम है, एक्विटल रेट ज़्यादा है, न्याय बहुत सस्ता है, 75% लोगों को लगभग फ्री का न्याय है, जो आपने हमारे डिफरेंट वीडियोज़ में देखा। लेकिन आज आर्यन खान 27 और 64A में एनडीपीएस एक्ट में भी अपना गुनाह अगर मान ले तो बरी हो सकते हैं, यानी केस ख़त्म हो सकता है। और आपका बच्चा अगर 7 साल से नीचे के किसी ऑफेंस में फंसा है जिसमें औरत विक्टिम नहीं है, 14 साल से नीचे का बच्चा विक्टिम नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइम अगर आपके बेटे ने नहीं किया, फर्स्ट ऑफेंडर है, तो आपके बेटे को भी 265B CRPC का बेनिफिट लेना चाहिए। आपके बच्चे को, आपके पड़ोसी को, आपके घर, आप खुद इसका बेनिफिट लें। और मैं आपको बता दूं, ये जो गलतफहमी है कि 1/4 या 1/2 सज़ा मिलती ही मिलती है क्योंकि आपने गुनाह कबूल लिया, ऐसा नहीं है। सेक्शन 360, 361 CRPC या सेक्शन 3, 4 और 12 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का बेनिफिट देते हुए आपको एडमोनिश करके या प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है और कोई स्टिग्मा भी नहीं लगता। और कोई अपील दलील ना होने के कारण ये बहुत ही सस्ता और एक्सपीडिशियस करने का तरीका है। जय हिंद, जय हिमाचल। उम्मीद करते हैं CRPC के चैप्टर 21 का बेनिफिट आप लेंगे।